बेटी को आजादी और बहू पर पाबंदी। प्रिया, तुमने यह क्या नया ड्रामा शुरू किया है ड्राइविंग सीखने का? क्या तुम्हें और कुछ काम नहीं है जो तुम ड्राइविंग सीखने चली हो? गाड़ी चलाना सीखकर तुम क्या कर लोगी, यह तो बताओ। और विवेक, तुम भी इसके पागलपन में शामिल हो रहे हो। सुलेखा जी ने प्रिया के कार ड्राइविंग सीखने की बात सुनकर प्रिया और विवेक से कहा, लेकिन मम्मी, इसमें गलत क्या है? रीचा को भी तो मैंने ड्राइविंग सिखाई है। उस वक्त तो आपने मना नहीं किया था, फिर इसे आप क्यों मना कर रही हैं? अरे रीचा की बात अलग है। मेरी बच्ची को आए दिन कहीं न कहीं जाना ही पड़ता रहता है और वह अपनी जॉब पर भी जाती है, तो उसके लिए तो ड्राइविंग सीखना बहुत जरूरी था। लेकिन यह करती ही क्या है? पूरा दिन तो घर में रहती है और घर की बहू उल्टे सीधे काम करती हुई अच्छी नहीं लगती। विवेक को अपनी माँ की सोच पर बड़ा अफसोस हुआ। मम्मी, यह तो बहुत गलत बात है। बेटी को हर तरह की आजादी और बहू को हर चीज पर पाबंदी, यह कहाँ का इंसाफ है? बेटी हमेशा अपनी ही रहती है और बहू कभी भी अपनी नहीं बन सकती। यह फर्क हमेशा ही रहता है। और रही बात मेरी बेटी की आजादी की, तो वह मेरी बेटी है। उसे मैं किसी तरह के बंधन में बांध कर नहीं रखना चाहती हूँ और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। सुलेखा जी ने रीचा को बहुत ज्यादा आजादी दे रखी थी, जिसका फायदा उठाते हुए वह रातों को देर से घर आती थी और अपनी बहू पर लगाम कसकर रखना चाहती थी। यह बात विवेक ने कह दी तो उन्हें बुरा लग गया, इसलिए वह विवेक पर भी भड़क गई। मम्मी, जहाँ तक ड्राइविंग की बात है वह तो मैं उसे सिखा दी, लेकिन आपने रीचा को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। इतना ज्यादा छूट देना अच्छा नहीं होता। आए दिन रातों को पार्टी करने जाती है, यह अच्छी बात नहीं है। मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता था, लेकिन जब आपने टॉपिक छेड़ ही दिया है, अब मैं आपसे यह कह रहा हूँ मम्मी, वक्त रहते ऋचा को आप ही समझाएं, नहीं तो फिर मैं समझा दूंगा। तुम कैसे भाई हो जो अपनी ही बहन को ऐसी बात कह रहे हो? तुम्हारी पत्नी को जरा सी बात क्या कह दी, तुम तो अपनी बहन को ही बात बनाने लग गए। सुलेखा जी ने भुनभुनाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गईं। विवेक ने भी अपनी माँ की बात पर ध्यान न देते हुए प्रिया को ड्राइविंग सिखाना जारी रखा। प्रिया को गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से आ गया। अब उसको कहीं जाना होता तो वह खुद ही गाड़ी चलाकर चली जाती थी। 2-4 दिनों से सुलेखा जी को तबीयत में गिरावट महसूस हो रही थी, जिसकी वह दवाइयाँ तो खा रही थी, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था और सारी देखभाल प्रिया ही कर रही थी। रीचा तो सुबह उठकर जॉब पर चली जाती और आकर या तो फिर अपने फ्रेंड के साथ किसी पार्टी वगैरह में चली जाती या फिर अपने रूम में ज्यादातर मोबाइल पर ही लगी रहती थी। ऑफिस से आते हुए बस माँ का हाल पूछा और ज्यादातर कमरे में ही रहना। इतने में ही सुलेखा जी उस पर निहाल हो जाती थी और प्रिया सारा दिन उनकी देखभाल, दवाइयाँ देना और घर का सब काम करती थी, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज सुबह से ही सुलेखा जी को तबीयत बहुत ज्यादा गिरी हुई महसूस हो रही थी। प्रिया ने उन्हें नाश्ता कराकर दवा दे दी, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। रविवार होने की वजह से गाड़ी घर पर थी, जबकि विवेक और उसके पिता नंद किशोर जी किसी रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन अटेंड करने गए हुए थे। जाना तो प्रिया और सुलेखा जी को भी था, लेकिन सुलेखा जी को अपनी तबीयत की वजह से तथा प्रिया को उनकी तबीयत खराब होने की वजह से घर पर ही रुकना पड़ा। रीचा को अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाना था, इसलिए वह भी नहीं गई थी। दोपहर के वक्त सुलेखा जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। रीचा, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट और घुटन महसूस हो रही है और मुझे सीने में दर्द भी महसूस हो रहा है, उन्होंने रीचा से कहा, जो तैयार होकर अभी अभी कमरे से निकली थी। लेकिन यह कहकर अपनी मम्मी का हाथ छुड़ा लिया
मम्मी मुझे पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है, आप घर में से ही कोई दवाई खा लीजिए, मैं तो पार्टी में जा रही हूँ, या फिर भाभी से कहिए। ऋचा पार्टी के लिए निकल गई। तब उन्होंने प्रिया को आवाज लगाई। प्रिया ने देखा कि उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। वह जैसे तैसे करके उन्हें गाड़ी तक ले गई और कार चलाकर हॉस्पिटल ले गई। सुलेखा जी को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी देर हो जाती तो सुलेखा जी को बचाना मुश्किल था। सुलेखा जी को एडमिट कराने के बाद प्रिया ने विवेक को फोन करके सब कुछ बता दिया। वह जल्दी जल्दी वहां से हॉस्पिटल पहुंचे। नंद किशोर जी ने जब ऋचा को फोन किया तो उसने कह दिया कि वह अभी नहीं आ सकती, वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। अब तो मम्मी वैसे भी एडमिट है, वह आकर उन्हें ठीक थोड़ी ना कर देगी। जब पार्टी खत्म हो जाएगी वह तब आ जाएगी। नंद किशोर जी को ऋचा की इसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। सुलेखा जी के ज्यादा आजादी और लाड प्यार ने उसे बेहिसाब और स्वार्थी बना दिया था। उन्होंने कभी ऋचा को किसी से डांटने नहीं दिया था और उसकी हर बात मानती चली गई थी। इसलिए अब उसने सुलेखा जी और अपने पिता की परवाह करना भी छोड़ दिया था। उधर जब सुलेखा जी को होश आया तब उन्हें प्रिया से नजरें मिलाते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने प्रिया को अपने पास बुलाया और उससे बोली, प्रिया मुझे माफ कर दो, मैं जो अपनी बेटी पर घमंड करती थी उसी बेटी ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और तुमने मुझे बेटी की तरह संभाला। मैं जो तुम्हारे गाड़ी चलाने सीखने की वजह से नाराज थी, तुम्हें उल्टा सीधा कहा, आज उसी वजह से मेरी जान बच पाई है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भूल गई थी ख्वाहिशें बहू बेटी दोनों की बराबर होती हैं, लेकिन मैं बेटी की मोहब्बत में सब कुछ भूल गई थी और हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। दोस्तों, हर घरों में लगभग ऐसा ही होता है। उसी माँ के लिए बेटियों के लिए सारे दरवाजे खुले होते हैं, जबकि वही माँ जब सास बन जाती है तो बहू के लिए वह सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक माँ उम्मीद करती है कि उसकी बेटी की शादी जिससे हो, अर्थात उसका दामाद उसकी बेटी का बहुत ख्याल रखे और उसे घर की मालकिन बना दे, लेकिन यही माँ जब सास बनती है तो सोचती हैं मेरा बेटा मेरी बहू को थोड़ा भी ना माने और वह भी हमेशा अपनी माँ का सुने, अपनी पत्नी का नहीं सुने। दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।